नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू SGKG स्टडीज एंड SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, क्वेश्चन पेपर नंबर 1 जो एग्जाम 26 अगस्त 2023 को हुआ था, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अभी तक आपने पैटर्न समझ लिया होगा। हम बेसिकली कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्वेश्चन के सहारे हम उस पूरे चैप्टर को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आपको पहले से पता है तो ये आपके लिए रिवीजन का काम करेगा, एक रिवाइटल का काम करेगा, और अगर नहीं जानकारी है तो आपके ज्ञानवर्धन का काम करेगा। इसलिए हम कुछ क्वेश्चन को लेकर के और उनके द्वारा उस चैप्टर की कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर ध्यान देते हैं, सो दैट एग्जामिनेशन में चाहे जिस प्रकार के क्वेश्चन उस चैप्टर से आए, वी शुड बी एबल टू सॉल्व इट, राइट। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन पेपर 1 है, क्वेश्चन 31 to 35 की चर्चा करेंगे। एंड दिस सेगमेंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। पेपर 1, maximum marks 150, time allowed 2 hours, that is 120 minutes, total number of questions 120, and yes, there is provision for negative marking. हमें right answer पता है, उसको attempt करना है। जिसका आंसर नहीं पता है, attempt नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, consider the following statement with reference to the Constitution of India. Constitution of India से related कुछ statement है। The word socialist used in the preamble is directly related to the principles contained under Article 39. Article 39 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है। The word secular used in the preamble is directly related to Article 29. आर्टिकल 29 से रिलेटेड एक स्टेटमेंट है। द वर्ड्स यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन यूज्ड इन द प्रीएम्बल आर डायरेक्टली रिलेटेड टू आर्टिकल 51A। 51A जो है वो पार्ट 4A में आता है। ये क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो एक क्वेश्चन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से है, दूसरा क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स है। स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से है, सेकेंड स्टेटमेंट फंडामेंटल राइट्स है, थर्ड स्टेटमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज से है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इसमें से कौन करेक्ट है वो आपको यहाँ पर मार्क करने हैं। एंड द राइट आंसर इज 1 and 3। सोशलिस्ट जो है it is really directly related with Article 39 and unity and integrity जो preamble में यूज हुआ है, यही unity and integrity Article 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज में भी डाला गया है। एंड सेकुलर वर्ड Article 29 से इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं, ये कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है, राइट। आइए इसके थोड़ा हम विवेचन में आगे बढ़ जाते हैं, इसका थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47। हम इससे पहले भी आपको बताए होंगे। सोशलिस्टिक के प्रिंसिपल्स में ये आते हैं, गांधीयन प्रिंसिपल्स में ये आते हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में ये आते हैं। यहाँ पर जो चर्चा हो रही थी वो आर्टिकल 39 में आ रही थी। आर्टिकल 39 में सोशलिस्टिक प्रिंसिपल की बारे में चर्चा किया गया है। ये आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 आपको कंठस्थ कर लेना है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करना चाहते हैं तो आर्टिकल वाइज पार्ट 4 आपको कंठस्थ होना चाहिए। आर्टिकल वाइज
फंडामेंटल राइट आपको कंठस्थ होना चाहिए, प्रिएम्बल कंठस्थ होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज कंठस्थ होना चाहिए। दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। सो ये फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। आर्टिकल 36 defines state as same as Article 12 unless the context otherwise defines. So क्या कर रहा है, जो आर्टिकल 36 है वो आर्टिकल 12 को रेफर कर रहा है। आर्टिकल 12 में स्टेट को जिस तरीके से डिफाइन किया गया है, आर्टिकल 12 में स्टेट को जिस स्टेट की जो डेफिनेशन है, सेम डेफिनेशन विल कंटिन्यू इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इवन इन पार्ट 4 also unless the context otherwise defines, right? So आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक आपको इसे कंठस्थ कर लेना है, पूरी तरह आपको कंठस्थ कर लेना है। आर्टिकल 36 से 51 तक आपने देखा होगा, कई क्वेश्चंस में हमने इसका रेफरेंस दिया है आपको। ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। जिस समय फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए उस समय 10 ड्यूटीज थी, सिर्फ 10 ड्यूटीज थी। 11th ड्यूटी बाद में अमेंडमेंट के द्वारा ऐड की गई। ये 11 ड्यूटीज हमें कंठस्थ होनी ही चाहिए। पहला क्या है, अबाइड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज बनती है। भारतीय राष्ट्रीय झंडे का और भारतीय राष्ट्रीय ज्ञान का, राष्ट्रीय झंडे का और राष्ट्रीय गान का हमें सम्मान करना ही चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियल्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें हमें रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। सो भारत लंबे समय तक ब्रिटिश की कॉलोनी बन करके रहा। उससे फ्री होने के लिए हमारे देश के रणबांकुरों ने हंसते हंसते अपने जान तक न्यौछावर कर दिए। उनको नमन करने की आवश्यकता है। दैट सेज इन पॉइंट 2, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जिस देश की मिट्टी से में हम पले बढ़े हैं, जिस देश का खाना, अन्न और पानी हम पीते हैं, उस देश के प्रति हमारी कुछ तो जिम्मेदारी बनती है। और मिनिमम रिक्वायरमेंट यह है कि उस देश की सोवरेनिटी, संप्रभुता, यूनिटी, एकता, इंटीग्रिटी, अखंडता, इसको हमें अक्षुण्ण बनाए रखना है। चाहे जान भले ही जाए, बनाए रखना है। 4th point, डिफेंड द country and render national service when called upon to do so। अपने भारत माता का हमें रक्षण करना है और जब भी कभी जरूरत पड़े देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी को बचाने की, हम अपने हाथ पर, अपनी जान हाथ पर लेकर के हम पहुंच जाए वहां पर भारत माता के रक्षण के लिए। 5th, promote harmony and spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious। So करना क्या है, हमें अपनों के बीच में, हमें भारतीयों के बीच में बंधुत्व, भाईचारा का एक प्रकार का स्पिरिट बढ़ाना है। हम सब भाई भाई हैं, जितने भारतीय हैं वे सब भाई भाई हैं। हम सबको मिलजुल करके सौहार्द से रखना है, अपनी देश की उन्नति के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देनी है। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। सो इंडिया को कहा जाता है कि विविधताओं का देश है
और विविधताओं के होते हुए भी विविधताओं में एकता का देश है, अनेकताओं में एकता का देश है। डाइवर्स कल्चर जो है ये हमारा एक अलग से सेलिएंट फीचर है। हमारे पास हमारे कंट्री में विभिन्न प्रकार के संस्कृतियों के लोग रहते हैं। उन सबकी संस्कृतियों को हमें प्रिजर्व करना है, उनका संरक्षण करना है। राइट। पॉइंट नंबर 7, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। देखिए ऐसा है, अगर मानवता हमारे अंदर में है तो हम मानव हैं। अगर ह्यूमैनिटी हमारे अंदर है तब ही हम ह्यूमन बीइंग हैं। अगर हमारे अंदर से मानवता निकल गई, हमारे अंदर से ह्यूमैनिटी निकल गई, हम ह्यूमन बीइंग नहीं रहे। वी आर जस्ट लाइक वाइल्ड एनिमल। मानवता की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि हम मानव हैं और हमें मानवता के तरीके से ही व्यवहार करनी चाहिए। सो मानवता को क्या करना है? प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब हमारे सहचरी हैं, ये सब हमारे सहगामी हैं। इनके साथ ही हम पले बढ़े हैं। तो क्या जब मौका मिले तो हम पेड़ को काट डालें, पौधों को नुकसान पहुंचा दें, जीव जंतुओं का बेवजह हम कत्ल किया करें? ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। हमारे जो जल के स्रोत हैं, लेक्स, रिवर्स, इनका भी हमें संरक्षण करने की आवश्यकता है। ये ड्यूटी किसी और की नहीं है। पॉइंट नंबर 8, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ये बच्चों में इनकलकेट करना है। बच्चों में तर्क शक्ति बड़ी तीव्र होती है। हम क्या करते हैं, अगर हम किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं तो बच्चों को डांट देते हैं। गलत है, गलत है। एडमिट करें कि बच्चे हम इसका आंसर हमें नहीं पता है, हम किसी से पूछ करके, और अभी किसी से क्या पूछना है, गूगल अंकल से पूछ लीजिए ना, गूगल अंकल से पूछ करके हम आपको बता देते हैं। बच्चे की क्यूरियोसिटी को कभी भी दफन नहीं करना है, उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाना है। वो कुछ जानना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, बच्चा कुछ देखना चाहता है, जानने दीजिए, सीखने दीजिए, देखने दीजिए। सो डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। हमारे अंदर भी वो भावना बढ़ानी है, कुछ जानने की, कुछ सीखने की, कुछ अलग से हट करके करने की। पॉइंट नंबर 9, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एड्यूर वायलेंस। सो पब्लिक प्रॉपर्टी में पहले हम पढ़ा करते थे, भारतीय रेल आपकी अपनी संपत्ति है, इसे बर्बाद ना करें, चाहे इसे संभाल करके रखें, ऐसा कुछ स्टेटमेंट लिखा रहता था। हमें उस समय शायद कम समझ में आता था, लेकिन चीज ये है कि भारत भूमि में चाहे बस हो, ट्रेन हो, मेट्रो हो, जहाज हो, बन तो सब रहे हैं हमारे ही टैक्स के पैसे से ना। तो कहीं ना कहीं हम भी उसमें सम्मिलित तो हैं। तो अगर है तो उसको बिगड़ने कैसे देंगे? उसको तोड़ने फोड़ने जलाने वाले भारतीय तो नहीं हो सकते। जो हमारी भारतीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है उसको हम भारत माता के लाल कैसे कह सकते हैं, सपूत कैसे कह सकते हैं? इसलिए पब्लिक प्रॉपर्टी जो कुछ भी है उसका हमें संरक्षण करना है, बचाना है, उसे सेफगार्ड करना है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, चाहे जिस भी कंडीशन में। पॉइंट नंबर 10, strive towards excellence in all spheres of individual and collective activities so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement। हमें अनवरत दिन रात हमें अहरनिश अपने देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहना है। देश आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे।
या इसको उलाट देता हूं, हम आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। इसलिए देश के उत्थान में अपना सहयोग देते रहना है। और जो पॉइंट नंबर 11 है, जिसको 2002 में अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड एंड बोर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years। 6 साल से 14 साल के बीच के बच्चों को, 6 साल से 14 साल के बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए हमें प्रमोट करना है, उनको अपॉर्चुनिटी देनी है। हाँ, उन बच्चों को काम पे नहीं भेजना है। इस उम्र के बच्चों को, इस उम्र के बच्चों को हमें पढ़ने सीखने में, पढ़ने लिखने में हमें हेल्प करना है, प्रमोट करना है। तो इस तरीके से ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसिएबल। कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर नॉन जस्टिसिएबल। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल है, फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसिएबल नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वेयर देयर इज राइट देयर इज ए ड्यूटी। तो फंडामेंटल राइट तो आपको पार्ट 3 में मिल गया, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज आपका आर्टिकल 51A में है। जब जब आपको लगे कि हम भारत के नागरिक हैं और हमारे पास आर्टिकल 13 के सारे राइट्स अवेलेबल हैं, अच्छी बात है, गर्व कीजिए। लेकिन उसी गर्व से आर्टिकल 4A पार्ट 4A में जो आर्टिकल 51A है, उसके फंडामेंटल ड्यूटीज को भी याद रखना पड़ेगा। ये भी हमारा कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य है, और इसका निर्वहन हमें करना ही चाहिए। राइट? आपका चैनल SGKG स्टडीज, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट के बारे में क्वेश्चन है, और प्रोबेबली फंडामेंटल राइट के बारे में आप सब अभी तक अभ्यस्त हो गए होंगे। The Parliament has power to modify the rights conferred by the Part 3 of the Constitution of India with regard to persons employed in telecommunication systems of certain categories। ठीक है? During the course of enforcement of martial law in any area, restrictions can be imposed on the exercise of fundamental rights। ठीक है? The fundamental rights cannot be overridden for implementing any of the directive principle of state policies। Which of the above statement is are not correct? ये देखिए not correct, इसमें से ये सही लग रहा है। इनके लिए अलग से कुछ प्रोविजन बनाए जा सकते हैं। मार्शल लॉ में भी रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। सो ये दो तो सही लग रहा है, ये सही नहीं लग रहा है। फंडामेंटल राइट के ऊपर तो आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बनाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए हैं। फंडामेंटल राइट को साइड में कर दिया गया और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को आगे करके अमेंडमेंट किए गए हैं। सो 3 सही नहीं हो सकता। देखते हैं क्या आंसर। यस, 3 इज नॉट करेक्ट, बाकी फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। आइए देखते हैं आर्टिकल 19। हम इसको क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर दे रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में ये कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या। सो आर्टिकल 19 गारंटी 6 फ्रीडम्स, 6 तरह के फ्रीडम के बारे में आर्टिकल 19 में चर्चा की गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अब भाषण देने की स्वतंत्रता है, अपनी बातों को हम पब्लिक के बीच में कह सकते हैं, इसकी हमें आज़ादी है, सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन। फ्रीडम टू असेंबल, कहीं भी एकत्रित होने की छूट है, फ्रीडम है, सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना।
हमें एक अपना संघ, अपना यूनियन, अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी, अपना एसोसिएशन बनाने की भी छूट है, कुछ लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन इस क्वेश्चन का पार्ट हो गया। ये देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो अलाउज द पार्लियामेंट टू पास अ लॉ restricting the right to form political association to members of the armed forces, intelligence bureaus, persons employed in with telecommunication system. सो इन लोगों पर लगाम लगाने की आवश्यकता पड़ती है। ये लोग आर्म्ड फोर्सेस के हैं, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के हैं, और ये पर्सन्स एम्प्लॉयड विद टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है। इनको पॉलिटिकल एसोसिएशन से दूर रखने की आवश्यकता है। क्यों? अरे आर्म फोर्सेस वाला अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट हो गया तो डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी। ऐसा पाकिस्तान में होता है, तख्ता पलट हो जाता है अगर आर्म फोर्सेज वाले की लाइकिंग और डिसलाइकिंग किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति हो गई, तख्त पलट हो जाता है। परवेज मुशर्रफ ने किया था पाकिस्तान में। इंटेलिजेंस ब्यूरो को न्यूट्रल रहना बहुत आवश्यक है, और अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो भी पॉलिटिकल एसोसिएशन के साथ चलने लगे तो स्थिति वध से बदतर हो जाएगी। और जहाँ तक बात रही टेलीकम्युनिकेशन वालों की, रेडियो टेलीविज़न वालों की, तो इनको तो निष्पक्ष होना पड़ेगा। इनको निष्पक्ष होकर के जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक बीच में शेयर करना पड़ेगा। अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पिछलग्गू हो गए और उनके अनुसार इन्होंने इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करना शुरू कर दिया, मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। लोगों के बीच में वही इंफॉर्मेशन जाएगा जो ये टेलीकम्युनिकेशन वाले, जो ये मीडिया वाले फैलाना चाहते हैं। बिके हुए लोग, कुछ उसमें से ईमानदार भी होंगे, कुछ बेईमान भी हो सकते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग पॉलिटिकली एसोसिएटेड हो, तो ऐसे स्थिति में डेमोक्रेसी तो खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए स्पेशल रेस्ट्रिक्शन आर्म्ड फोर्सेस पर, इंटेलिजेंस ब्यूरो पर एंड टेलीकम्युनिकेशन पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 33, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के बारे में स्टेटमेंट है। द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल कैन वोट। हाउस ऑफ द पीपल मीन्स लोकसभा। The elected members of the Council of States can vote. Rajya Sabha. The elected members of the state legislatures can vote. क्या लग रहा है? Which one of the following statement is are not correct? इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? Any guessing game? देखिए, प्रेसिडेंट का इलेक्शन है तो लोकसभा के सदस्य जो है वो तो पार्टिसिपेट करते हैं। राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड नहीं करते। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, अब यहां पर क्या है, हमारे इंटरप्रिटेशन का एरिया थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। सो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो वोट करते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के अलावा किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। 6 स्टेट ऐसे हैं जिनके पास, अब तो 5 ही हो गए, तो 5 स्टेट ऐसे हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, बाकी के पास नहीं है। तो बाकी के पास नहीं है और सिर्फ 5 के पास अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उनके मेंबर्स को अगर वोटिंग का राइट दे दिया गया तो वो तो गलत हो जाएगा ना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो इसलिए मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी जो होते हैं, एमएलसी को राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता। यहाँ पर जो है स्टेट लेजिस्लेचर लिखा है। स्टेट लेजिस्लेचर का मीनिंग होता है क्या? स्टेट लेजिस्लेचर में असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली भी आएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आएगा एंड गवर्नर महाराज भी आएंगे।
जब पार्लियामेंट की बात होती है तो पार्लियामेंट में लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है और प्रेसिडेंट भी आते हैं, तभी जाकर के कोई बिल एक्ट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर भी लेजिस्लेचर्स जब यहाँ पर इंक्लूड करते हैं तो इसमें एटलीस्ट ब्रॉडर मीनिंग में एमएलसी आ जाते हैं, और एमएलसी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसलिए थर्ड इज द रॉन्ग आंसर। आइए देख लेते हैं विस्तार से प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। हाउ इज प्रेसिडेंट इलेक्टेड? एलिजिबिलिटी क्या है? आर्टिकल 58 में मेंशन हुआ है। आर्टिकल 58 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द प्रिंसिपल क्वालिफिकेशन दैट one must oblige to be qualified to the president's office. A president should be a citizen of Indian national. So प्रेसिडेंट बनने की प्रथम आवश्यकता है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए। किसी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या किसी अन्य विदेशी कंट्री के लोग को प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा नहीं कर सकते। दूसरा, of 35 years of age or beyond. So minimum age limit is 35. 35 प्लस होना चाहिए प्रेसिडेंट इलेक्शन में आपको नॉमिनेशन के लिए, खड़ा होने के लिए। एलिजिबल टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की उनके पास योग्यता होनी चाहिए। A person shall not be qualified for election as president if he enjoys any office of profit in the government of India or government of any Indian state or any local or other authority subject to any of the state government regulation. So office of profit पे उनको नहीं होना चाहिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में वो नहीं आना चाहिए। अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आते हैं तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में अगर वो आएंगे तो उनको इलेक्शन के लिए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो इसलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर नहीं आनी चाहिए। फ्यू डेफिनिट ऑफिस होल्डर्स नेवरदलेस आर परमिटेड टू कंटेस्ट एज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स। सो कुछ ऐसे डेफिनिट ऑफिस होल्डर्स हैं, उनको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए एलिजिबल माना गया है। जैसे द एग्जिस्टिंग वाइस प्रेसिडेंट, जो एग्जिस्टिंग वाइस प्रेसिडेंट है, ही कैन कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राइट। द गवर्नर ऑफ एनी इंडियन स्टेट, किसी भी भारतीय राज्य के जो राज्यपाल हैं, ही कैन कंटेस्ट द इलेक्शन, राइट। अ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन और एनी इंडियन स्टेट, भारत सरकार के कोई मंत्री हो और चाहे राज्य सरकार के कोई मंत्री हो, ये भी इलेक्शन, प्रेसिडेंट इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन लोगों को परमिट किया गया है, बाकी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर में आ जाते हैं, उनको परमिट नहीं किया गया है, ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट, how is president elected? The Indian president is elected through an electoral college system. जब भी MCQ का आएगा तो president is elected through an electoral college system wherein the votes are cast by national and state level lawmakers, MP, MLA. The elections are conducted and overseen by Election Commission of India. So president का इलेक्शन कौन कराते हैं? Election Commission of India कराते हैं। The electoral college is made up of the all elected members of upper and lower house. Upper house क्या होता है? राज्यसभा। Lower house क्या होता है? लोकसभा। And the elected members of the legislative assemblies है ये। देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर था वहां पर, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज। सो वहाँ के एमएलए, एमपी और एमएलए जो इलेक्टेड हैं वो इसमें वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कुछ विशेष इंफॉर्मेशन जिनको हमें ध्यान में रखना ही चाहिए। प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी क्या है?
और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए हु कैन वोट, हम लोग वोट कर सकते हैं क्या? MP MLA बनेंगे तो कर देंगे, वरना नहीं कर सकते, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. Coordination and organization can include several different aspects that can make necessary to develop one's adaptability skill. Communication, coordination and organization can include several different aspects that can make necessary to develop one's adaptability skill. Consider the following steps which can help in developing and improving adaptability skill. ये एक एडाप्टेबिलिटी स्किल एक अलग से चैप्टर है। एडाप्टेबिलिटी स्किल एक अलग से चैप्टर है। कुछ क्वेश्चन उसके देखे गए हैं क्वेश्चन पेपर में, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ज़्यादा चर्चा करेंगे तो एक अपने आप में बुक हो जाएगा। सो एडाप्टेबिलिटी स्किल के बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसमें क्या है? बी अवेयर ऑफ चेंज इन योर एनवायरनमेंट, ठीक है। नेवर आस्क फॉर फीडबैक, ओके। डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है। सेट गोल्स फॉर योरसेल्फ। क्या है ये? एडाप्टेबिलिटी स्किल की बात हो रही है। एडाप्टेबिलिटी तो आपको पता ही है, समय के अनुसार, जगह के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही एडाप्टेबिलिटी कहलाता है। एडॉप्शन अलग होता है, एडाप्शन अलग होता है। ये एडॉप्शन नहीं है, ये एडाप्टेबिलिटी है। सो अनुकूलन इसको कह सकते हैं। हाँ, बदली हुई परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित कर लेना ही एडाप्टेबिलिटी स्किल है। कॉर्पोरेट एरिया में बड़े फास्ट उसमें चेंजेस होते रहते हैं और उस चेंजेस के साथ एम्प्लॉइज को भी उसी के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है। तो उसके लिए एडाप्टेबिलिटी स्किल को डेवलप किया गया है। प्रश्न ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है? बी अवेयर ऑफ चेंज इन योर एनवायरनमेंट। लॉजिकली सोचिए, अगर एडाप्टेबिलिटी स्किल हमें जानना, हमें एडाप्टेबल होना है, तो जो भी हमारे इन्वायरमेंट में चेंज हो रहे हैं उसको तो उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए ना। अगर जानकारी नहीं होगी तो हम अपने आप को कैसे उसके अनुरूप ढाल पाएंगे? इसलिए फर्स्ट तो सही लग रहा है। नेवर आस्क फॉर फीडबैक, इसको बाद में देखते हैं। डेवलप ए ग्रोथ माइंडसेट, बिल्कुल सही बात है। कंजर्वेटिव माइंडसेट में नहीं ना, हम तो सर ऐसे करते थे, हम तो सर वहां पर ऐसे करते थे, हमें ये नहीं आता, हम ये नहीं कर सकते, इस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर एडाप्टेबिलिटी स्किल को फॉलो करना है, इस माइंडसेट से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। सो डेवलप ए ग्रोथ ऑफ माइंडसेट, ये होना ही चाहिए। सो फर्स्ट भी सही लग रहा है, थर्ड भी सही लग रहा है। सेट गोल्स फॉर योरसेल्फ, ठीक है ना। गोल तो देना पड़ेगा, हाँ, एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे किसी पोस्ट पर पहुंचना है तो उस एडाप्टेबिलिटी स्किल के अनुसार हमें ढलना भी पड़ेगा। तीसरा चौथा भी सही लग रहा है। अब आइए सेकंड पर फिर से आते हैं। नेवर आस्क फॉर फीडबैक, ये बताइए, जब एडाप्टेबिलिटी स्किल की बात हो रही हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको लॉन्च कर रहा हो, फीडबैक नहीं पूछेगा, ये नहीं जानना चाहेगा कि जो भी उसने एडाप्टेबिलिटी स्किल को लॉन्च किया है उसका इफेक्ट किस पर कितना हुआ है, उसका फायदा किसको कितना हुआ है, उसका आउटपुट किसको कितना हुआ है, नहीं पूछेगा, पूछेगा। सो फीडबैक इज इसेंशियल पार्ट ऑफ एडाप्टेबिलिटी स्किल। सो सेकंड गलत है। आइए देखिए, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये सब सही है। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ सही है, सेकंड इनकरेक्ट है। हाँ, आइए थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। व्हाट इज एडाप्टेबिलिटी? एडाप्टेबिलिटी को हमने हिंदी में बता दिया, अनुकूलनशीलता, स्किल, कौशल। सो ये एक अनुकूलनशीलता कौशल है, ये एक सॉफ्ट स्किल है। किसके लिए?
जो चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस है उसमें हमें अपने आप को ढालने के लिए। अनुकूलनशीलता कौशल एक सॉफ्ट स्किल है जो चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस है उसमें हमें अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, टालने के लिए, अनुकूलित करने के लिए। उससे क्या होता है, जो एडाप्टेबल पर्सन होता है, जिनके पास अनुकूलन की क्षमता होती है, जिनको अपने बदलते सर्कमस्टेंसेस में अपने आप को ढालने की क्षमता होती है, वो क्या करते हैं, वो जो अपना वर्क प्लेस है उसकी जो चेंजिंग प्रायोरिटी है, जो मूविंग प्रायोरिटी है, जो मूविंग प्रोजेक्ट है, जो उनके क्लाइंट्स हैं, जो उनकी टेक्नोलॉजी है, उसके साथ अपने आप का सिंक्रोनाइजेशन बनाए रखते हैं। और इससे क्या होता है, वो स्किल्ड हो जाते हैं हर लेवल पे, हर चेंजेस पे, हर अपडेट्स पे अपने आप को ढालने के लिए। ये कहा जाता है एडेप्टेबिलिटी स्किल, अनुकूलनशीलता कौशल। अनुकूलन क्षमता जो है, कौशल एक महत्वपूर्ण गुण है जो व्यक्ति के अनुकूल होने की क्षमता को दर्शाता है। इस कौशल के जरिए व्यक्ति नई परिस्थितियों, परिवर्तनों और चुनौतियों के साथ आसानी से समायोजित हो सकता है। आधुनिक युग में किसी भी व्यक्ति या व्यवसाय को सफल बनाने के लिए अनुकूलन क्षमता एक मुख्य गुण बन गया है, क्वालिटी बन गया है, स्किल बन गया है। इस गुण के जरिए व्यक्ति अपेक्षाओं, नई मांगे और अवसरों को पूरा करके उन्हें बदलने और उन्हें विकसित करने की क्षमता रखता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एडाप्टेबिलिटी स्किल। ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा बहुत इससे आइडिया मिल जाएगा एडाप्टेबिलिटी स्किल के बारे में। तो जो एडाप्टेबिलिटी स्किल है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, ये तो हमने देख लिया कि एडाप्टेबिलिटी स्किल्स आर ए टाइप ऑफ सॉफ्ट स्किल। क्या क्या इंक्लूड करता है इस प्रोसेस में, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, होगी ना, ये तो थिंकिंग प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है। रेसिलियंस होता है, ग्रोथ माइंडसेट होता है, कोलैबोरेशन होता है, रिस्पॉन्सिव फीडबैक होता है। ये क्वेश्चन में था, ये रिस्पॉन्सिव फीडबैक जो था उसमें डिनाई कर रहा था, इसलिए वो उसमें नहीं बन पाया, ये क्वेश्चन में था। सो उम्मीद है इतना आप ध्यान रखेंगे, काम बन जाएंगे। आपके दूसरे चैनल ACKG 2.22, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। SSO प्रोबेशन क्लियरेंस एग्जाम के सारे मटेरियल, ESIC डेप्यूटी डायरेक्टर के रिक्रूटमेंट के सारे मटेरियल इस चैनल पर अवेलेबल है। RTI के मटेरियल इस चैनल पर अवेलेबल है। इंग्लिश ग्रामर के मटेरियल, हिंदी ग्रामर के मटेरियल इस चैनल पर अवेलेबल है। इसका भी आप लाभ उठाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी क्रॉप्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन से हटके है, ये करेंट अफेयर का लीजिए, जीके कह लीजिए। सो बट इजीएस्ट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर मुझे लगता है कि 9-10 से ही हम इसको मगअप करने लगते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी क्रॉप। केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका। एंड यस, मोस्ट ऑफ यू हैव गेस्ड करेक्टली, इट इज कर्नाटका। कर्नाटका में कॉफी प्रोडक्शन हाईएस्ट है इंडिया, नंबर 1। अब जब बात प्रोडक्शन की आ ही गई है तो कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में हम जान ही लेते हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, भारत में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन कौन सा स्टेट है? गुजरात। पैडी, धान, वेस्ट बंगाल। विट, गेहूं, उत्तर प्रदेश। पंजाब नहीं लिखिएगा, पंजाब का प्रोडक्टिविटी हाई है, एरिया कम है। यूपी में एरिया ज्यादा हो जाता है और इसलिए व्हीट प्रोडक्शन यूपी का सबसे ज्यादा है। शुगर केन, उत्तर प्रदेश। टी, असम। कॉफी, कर्नाटका, अभी आया था। ग्राउंडनट, गुजरात। ग्राउंडनट और गुजरात दोनों जी से शुरू हो रहा है, तो इससे भी आप मैच करा सकते हैं। जूट, वेस्ट बंगाल। सेफ्रॉन, जम्मू एंड कश्मीर। सेफ्रॉन क्या होता है जी? केसर, बहुत कीमती होता है, बेस कीमती होता है केसर। केसर को दूध में मिला करके
पिलाया जाता है माताओं को। तो केसर जो होता है उसका प्रोडक्शन जम्मू एंड कश्मीर में। बनाना, केला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में होर लगी रहती है, कभी महाराष्ट्र आगे निकलता है, कभी तमिलनाडु आगे निकलता है। इसलिए एग्जाम में जाने से पहले लेटेस्ट पोजीशन इसका चेक कर लीजिएगा। ओनियन महाराष्ट्र, ब्लैक पेपर केरला। केरला को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है। तो मैक्सिमम मसालों की बात आएगी तो हम केरला पर रिलाई करेंगे। यहाँ पर ब्लैक पेपर मीन्स काली मिर्च, गोल मिर्च, केरला। और देख लेते हैं क्या है। ये कुछ फूड क्रॉप्स हैं, उनके सीजन है और लिस्ट ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया है। राइस कब होता है? जून जुलाई में उसको बोया जाता है, बरसात के समय में। और उसकी हार्वेस्टिंग, उसकी कटाई कब होती है? सितंबर अक्टूबर में। लीडिंग स्टेट्स वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। विट अक्टूबर से लेकर के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बोए जाते हैं, ठंडी के मौसम में बोए जाते हैं। काटे कब जाते हैं? अप्रैल जून में, जब गर्मी बढ़ने लगती है। यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार एंड गुजरात लीडिंग स्टेट्स है। मिलेट, बाजरा, मई से अगस्त के बीच में बोया जाता है, मतलब गर्मियों में। हार्वेस्टेड सितंबर से लेकर के जनवरी के बीच में इसकी कटाई की जाती है। हरियाणा, यूपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना लीडिंग स्टेट्स है। मेज, मक्का, मकई, कॉर्न जून जुलाई में बोया जाता है, बरसात के मौसम में। सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश एंड गुजरात आर लीडिंग स्टेट्स। पल्सेस, दाल, दलहन, तुअर, अरहर का दाल हो, चना का दाल हो, मसूर का दाल हो, मूंग का दाल हो, ये सब दलहन में आते हैं। जून जुलाई बरसात के मौसम में इसकी बुआई की जाती है और सितंबर अक्टूबर ठंडी की शुरुआत में इसकी कटाई कर दी जाती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। ज्वार जून जुलाई में बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र एंड तमिलनाडु लीडिंग स्टेट्स है। बाजरा जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड गुजरात लीडिंग स्टेट है। शुगर केन, ये जो लिस्ट है ये कैश क्रॉप्स का है, नकदी फसल का है। इसको नॉर्मली हम खेती करते हैं और इसको बेच करके कैश कमाते हैं, कैश अर्न करते हैं। शुगर केन सितंबर अक्टूबर में बोया जाता है, फरवरी मार्च में काटा जाता है। महाराष्ट्र, शुगर केन का क्या है, सितंबर अक्टूबर में बोया जाता है। कई जगहों पर इसको जुलाई अगस्त में भी बोया जाता है। ये जुलाई से बोना शुरू हो जाता है। शुगर केन है, जुलाई से इसकी बुआई शुरू हो जाती है, क्योंकि ठंडी के बरसात में ये शुगर केन खड़ा रहता है। सो ये जुलाई से शुरू हो जाता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, हरियाणा एंड पंजाब आर द लीडिंग स्टेट्स। जूट, पटसन, व्हाइट गोल्ड भी इसको बोलते हैं। ये मॉनसून क्लाइमेट का है, ये प्रोडक्ट है। वेस्ट बंगाल, असम, बिहार में बहुत तायत से इसकी खेती की जाती है। कॉटन, कपास मार्च से मई के बीच में बोया जाता है, जून और जुलाई में से काटा जाता है। काटा नहीं जाता, निकाला जाता है। कपास की खेती को वो उसके फूल में से ही निकाले जाते हैं कपास, रुई। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात इसमें नंबर 1 है। महाराष्ट्र एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, इन जगहों पे कॉटन की खेती की जाती है। टी, चाय, रेड टी, ब्लैक टी,
ग्रीन टी, स्पाइसी टी, विभिन्न प्रकार के टी हम आनंद उठाते हैं। सो ये जो टी है मार्च से अक्टूबर के बीच का इसका फसल है। असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, त्रिपुरा, अरुणाचल, हिमाचल, कर्नाटक, सिक्किम, नागालैंड, उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, बिहार, उड़ीसा, इतनी जगहों पर चाय की खेती की जाती है। कॉफी, स्प्रिंग सीजन, कॉफी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। रबर, जून से जुलाई के बीच में रबर का ट्री होता है, प्लांटेशन होता है। सो रबर का ट्री होता है, सो उसमें से दूध निकाला जाता है। केरला नंबर 1 है। केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, असम, मेघालय, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। ये कैश क्रॉप्स है। ये इनसे प्रश्न नॉर्मली पूछे जाते हैं। कुछ और ऑयल सीड्स के बारे में देख लेते हैं। तेलहन जिसको बोलते हैं, ग्राउंड नट, गुजरात, आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। कोकोनट, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सनफ्लावर, सूर्यमुखी, कर्नाटक नंबर 1 पे है, आंध्रा, महाराष्ट्र। मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, असम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। सोयाबीन, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। सीसेम, उसको क्या बोलते हैं, अलसी बोलते हैं, हाँ, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। रैपसीड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, असम, बिहार, गुजरात, वेस्ट बंगाल। निगर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड छत्तीसगढ़। कैस्टर, कैस्टर क्या होता है, अरंडी का तेल होता है। ये प्लांट होता है, साल भर में निकलता है। आयुर्वेद के क्षेत्र में कैस्टर ऑयल का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्व है इसका। बहुत प्रकार के दवाइयों में कैस्टर ऑयल यूज किया जाता है। सो ये गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में प्रचुर मात्रा में इसकी खेती की जाती है। लिनसीड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड असम में इसकी खेती की जाती है। एरिया के हिसाब से अगर देखना हो तो टर्मरिक की खेती सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा में की जाती है। जिंजर की खेती केरला एंड उत्तर प्रदेश में। कैसू नट की खेती केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में। पीपर की खेती केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु में। इस तरीके से हमने कुछ कंस्टिट्यूशन के क्वेश्चन और कुछ प्रोडक्ट्स की क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किए। उसके चैप्टर्स को हमने देखा। इस चैप्टर को 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, ये चैप्टर आपका अपना हो जाएगा। इस चैप्टर को 2-3 बार रिवाइज कर लेने से इसके पूरे जो फैक्ट हैं वो अपने हो जाएंगे और समझने में आसानी हो जाएगी। रिवीजन जो है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही आपको एग्जामिनेशन हॉल में काम आता है। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरा जाएगा, हॉल टिकट आएगा, एग्जाम सेंटर आएगा, तब प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन का ये तरीका कम से कम आज के दिन तो काम करने वाला नहीं है, क्योंकि आज कंपटीशन टफ हो गया, हाई हो गया, नंबर ऑफ सीट्स कम हो गई है। आज के एग्जाम में सफल होना है तो कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी, ये तीनों को ध्यान रखना पड़ेगा। मंडे हो या संडे, प्रिपरेशन रोज करना पड़ेगा। सो लग जाइए प्रिपरेशन में। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।